तो दोस्तों, यूक्रेन और चाइना के अंदर जिस तरीके से पहले तो चाइना के अंदर वायरस आने की वजह से जो स्टूडेंट्स की पढ़ाई थी वो डिस्टर्ब हो गई थी, और उसके बाद जो है यूक्रेन और रशिया के वॉर के बाद वहां पर गए भारतीय बच्चों की पढ़ाई काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी। कुछ बच्चे वहां पर फंस गए थे, वो वापस आ चुके थे। अब कभी आपने सोचा है कि जो बच्चे वापस आ गए थे उनका भविष्य क्या है, आजकल वो क्या कर रहे हैं, कैसे वो आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे? किसी का फर्स्ट ईयर था, किसी का फाइनल ईयर था, तो कोई अधर में लटका हुआ था। तो उन सब चर्चाओं के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं, जयपुर से है हमारे साथ वेद प्रकाश बैनीवाल जी हैं, जिनका खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है, जो कि स्पेशली ऐसे बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उनको एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं। तो सारी तमाम वो चर्चा हम करेंगे। तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। क्या कुछ जानकारी देंगे कि सबसे पहले तो मुझे ये चीज़ बताइए कि बच्चे अक्सर एमबीबीएस करने के लिए फॉरेन में ही क्यों जाना पसंद करते हैं? अपने देश में ऐसा कुछ नहीं है क्या, या कुछ क्या जानकारी देंगे? देखिए, लास्ट ईयर तक की हम बात करें तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से लगभग 590 कॉलेज थी जिनको अप्रूवल था। लेकिन नीट का जो एग्ज़ाम लिखा था, क्योंकि यदि आप मेडिकल पढ़ना चाहते हैं, चाहे इंडिया में पढ़ें या विदेश में आप पढ़ें, तो आपको सबसे पहले नीट क्वालिफाई करना पड़ता है। तो लास्ट ईयर लगभग 14.5 लाख 15 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम लिखा, लगभग 8 लाख बच्चे उसमें नीट क्वालिफाई किया। लेकिन इंडिया में जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सीटें हैं, टोटल लगभग 90,000 के आसपास सीटें उपलब्ध थी, जिसमें से हम ये मानते हैं कि 40 से 45,000 सीटें गवर्नमेंट कोटे में थी या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की थी। बाकी की जो सीटें हैं वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में हैं। गवर्नमेंट कॉलेज वाली तो जो फीस है उस पेरेंट्स बहुत आसानी से अफोर्ड कर लेते हैं, क्योंकि उसमें 40,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक की फ़ीस आती है। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस की हम बात करें तो सबसे कम फीस यूपी में थी, जहाँ 10 से 12 लाख रुपये सालाना लगता है, और 5 से 6 साल की पढ़ाई के लिए कम से कम आपको 60 से 70 लाख रुपये का बजट चाहिए होता था। यही पढ़ाई विदेश में कहीं 20 लाख में होती थी, कहीं 25 लाख में होती थी, सारे खर्चे मिलाकर। तो स्टूडेंट्स बाहर जाना ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि वो प्राइवेट कॉलेजेस में अपनी फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि यूक्रेन और चाइना के बच्चों का भविष्य क्या है, उनकी अब स्टडी कैसे आगे कंटिन्यूस कर सकते हैं, क्या होगा उनका? देखिए, जो बच्चे लगभग 18 से 19,000 स्टूडेंट्स हैं जो फरवरी और मार्च में इवैक्यूएट करके वहाँ से लाए गए, वो स्टूडेंट अभी ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं। हालांकि बहुत उनमें एक अफवाहें थी कि हमारी ऑनलाइन स्टडीज़ वैलिड होंगी नहीं होंगी, लेकिन 2-3 दिन पहले लाइक 18 अगस्त को नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक एफएक्यूज़ जारी किए, जो क्वेश्चंस बार बार छात्रों के द्वारा फ़ोन पे या आरटीई के द्वारा मांगे जाते थे एनएमसी से। तो उन्होंने उनके लिए एफएक्यू जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई ऑनलाइन जारी रख सकते हैं, लेकिन जब आपके जो प्रैक्टिकल क्लासेस हैं जो आपने मिस किया है, वो जब भी आपकी ऑफलाइन स्टडीज़ होंगी तब आप विदेश में जाकर वापस अपनी ऑफलाइन स्टडीज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कंप्लीट कर सकते हैं। थ्योरेटिकल क्लासेस आपकी वैलिड हैं, इसलिए यदि हम फर्स्ट ईयर से लेकर 6th ईयर तक के स्टूडेंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि 18 नवंबर 2021 को नेशनल मेडिकल कमीशन का नया गैजेट आया था, जिसका नाम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसशिप 2021 था। यदि आपकी पढ़ाई और क्लासेस 18/11/2021 से पहले शुरू होती है तो आप नेशनल मेडिकल कमीशन या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो पुराना नियम था, जिसको फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन 2002 एक्ट बोलते हैं, आप उसके दायरे में आते हैं। और यदि आपकी पढ़ाई और आपकी क्लासेस और डिग्री यदि 18 नवंबर के बाद शुरू हुई है तो आप नए गैजेट के दायरे में आते हैं। इसमें इन दोनों में 2 पार्ट बन गए हैं, जिससे दोनों में बहुत नियमों का फ़र्क है। यदि हम पुराने नियमों की बात करें तो पुराने नियमों के आधार पर आपको 1 साल की इंटर्नशिप इंडिया में कर सकते हो एफएमजी का एग्ज़ाम या नेक्स्ट का एग्ज़ाम पास करके, और आप अपनी कॉलेज भी बदल सकते हैं। और यदि आप जो आपका इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, रशियन में पढ़ रहे हैं, बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, चाइनीज़ में पढ़ रहे हैं, वो सब पहले वैलिड होती थी। लेकिन अब जो नए नियम आए हैं, यानी कि 18/11/2021 के बाद जिन छात्रों ने एडमिशन लिया है, उनके लिए नेशनल मेडिकल कमीशन के नए नियम ये हैं कि कम से कम जो पढ़ाई करेंगे मेडिकल की, उसकी अवधि न्यूनतम 54 महीने की यानी 4.5 साल की होनी चाहिए। उसके बाद जो ये 4.5 साल की पढ़ाई ये पूरी इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए। इसके अलावा आपको 1 साल की इंटर्नशिप उसी देश से करनी पड़ेगी इंडिया में जब आप, और इसके अलावा आपको उस कंट्री में लाइसेंस भी लेना है, जिस तरीके से वहाँ की जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं, जैसे हिंदुस्तान में नेशनल मेडिकल कमीशन है, वैसे वहाँ भी उनके मेडिकल कमीशन होंगे या हेल्थ मिनिस्ट्री होगी, वो जिस तरीके से लोकल छात्रों को लाइसेंस देती है पढ़ाई पूरी करने के बाद, वैसे ही आपको उस देश से लाइसेंस लेके आना पड़ेगा। लेकिन उस लाइसेंस को लेने के लिए आपको उस देश में एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, जो कि उस देश की स्थानीय भाषा में होगा। आप चाइना जाएंगे चाइनीज़ में होगा, रशिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान, आप कहीं भी जाएंगे तो रशियन भाषा में होगा। पहले स्टूडेंट लैंग्वेज की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, कैसे ऐसे करके वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते थे। लेकिन अब जो स्टूडेंट जाएगा उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उनको ये सारे पैरामीटर्स कंप्लीट करने, तब वो डिग्री यहाँ मान्य होगी, तो उन स्टूडेंट्स को नेक्स्ट का एग्ज़ाम देने के लिए अलाउ किया जाएगा। तो सर, जैसा आप लोग लगातार बच्चों को
जागरूक भी कर रहे हैं, उनकी हेल्प भी कर रहे हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो बच्चा आपसे संपर्क कैसे कर सकता है अगर किसी के मन में, जैसे हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, तो उनके मन में भी कुछ सवाल होंगे कि हम भी शायद पढ़ाई करना चाहते हैं, तो बेटर ऑप्शन क्या रहेगा, कौन सा कॉलेज इंस्टीट्यूट अच्छा रहेगा? तो आपके तमाम लगभग कितने देशों में कितने कॉलेज इंस्टीट्यूट से संपर्क है? सर वैसे मैं बात करूँ तो 15-16 देशों में हमने मल्टीपल बहुत बार ट्रैवल किया है और सारे इंस्टीट्यूशंस की ज़मीनी हकीकत जांचने की कोशिश की है। और शुरुआत हमने हालांकि हमारे यूट्यूब चैनल की थोड़ा लेट की थी 2019 में, और जो शुरुआत में हमने जो वीडियोस बनाए वो जागरूक करने के लिए बनाए कि किस तरीके की फ़ीस विदेश में लगती है, किस तरीके की फ़ीस नहीं लगती। और हमारा उस टाइम ध्येय ये था कि हम हर कॉलेज को जा के एक वहाँ पे वीडियोस बनाएं, वो कैंपस स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को दिखाएं, जिससे जाने से पहले उनके सामने पिक्चर क्लियर हो कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ का इतना खर्चा है, हम अफोर्ड कर सकते हैं तो जा सकते हैं। तो इस यूट्यूब चैनल की शुरुआत हमने तब की थी। हालांकि पिछले 8 महीने में हमने कोई प्रमोशनल वीडियोस नहीं बनाए, और हमने अलग अलग देशों में RTI लगा के, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के थ्रू या नेशनल मेडिकल कमीशन में लगा के जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की क्वेरीज होती थी उनको हमने हमारे यूट्यूब के वीडियोज़ के जरिए कोशिश की कि हम उनको क्लियर करें। और हम हमारे वीडियोज़ में सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जब भी कोई डाउट आपको आता है तो आपको किसी को कॉल करने की नीड नहीं है, आप हमारे इस वीडियो के नीचे ही कमेंट कर सकते हैं, जिसमें हो सकता है किसी दूसरे पेरेंट्स का या स्टूडेंट का सेम क्वेश्चन हो तो हम यदि रिप्लाई करेंगे तो बहुत से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स सेम क्वेश्चन को, सेम आंसर को पढ़ सकते हैं, वो जान सकते हैं कि इस सवाल का जवाब ये है। और आप हमारा वेद प्रकाश बेनीवाल के नाम से यूट्यूब चैनल है, आप उसको सर्च कीजिए, उसमें हर कंट्री के बारे में हमने जितनी भी जानकारी देने की कोशिश की है। हमारी कोशिश हमेशा ये रही कि हम कोई ना कोई सरकार से, RTI के माध्यम से, जो भी हमारे पास कोई आधिकारिक पत्र है जिसको हम माने डॉक्यूमेंटेड, वो उसके जरिए हमने, उसके हवाले से ही हमने जानकारी देने की कोशिश की है। हालांकि हम स्टूडेंट्स को और बाकी कंसल्टेंट भाई बहनों को भी कहते हैं कि यदि कहीं हमसे कोई गलत जानकारी दी जाती है तो आप हमें कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ दिखा सकते हैं जिसको हम करेक्ट कर सकें, क्योंकि हमारा ध्येय है कि हम स्टूडेंट और पेरेंट को विदेश में जाने से पहले वहाँ होने वाले सारे नियमों के बारे में हम बताएं। क्योंकि पहली बार जो स्टूडेंट एडमिशन ले चुका होता है तो वो कम से कम 6 से 7 लाख रुपये कंसल्टेंट और यूनिवर्सिटी को दे चुका होता है, यानी पहला कदम गलत पड़ा तो आप 6 से 7 लाख रुपये के कर्ज के नीचे आ जाते हैं। जी, तो दोस्तों अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके यूट्यूब चैनल का लिंक है, फ़ोन नंबर भी अगर है तो वो भी मैं नीचे दूंगा। तो सर जैसा कि आपने बताया था कि 18 नवंबर 2021 को NMC ने नई गाइडलाइंस जारी की है, नए रूल्स हैं, तो उसके मुताबिक बच्चों के लिए क्या कुछ आसानी होने वाली है और किन चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है? उनको 18/11 के बाद आसानी तो सिर्फ ये होने वाली है कि जो ऐसे संस्थान थे जो मेडिकल की पढ़ाई के लायक नहीं हैं, शायद वहाँ पे एक शिकंजा कसा जाएगा। और चुनौतियाँ इतनी हैं उनके सामने कि उनको जाने से पहले एक बार 2 बार सोचना पड़ेगा कि क्या उनको विदेश में एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि वो जिस भी देश में जाएंगे वहाँ उनके कोर्स की ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, उनकी अवधि बढ़ जाएगी। जैसे यदि हम बात करते हैं, पहले कजाकिस्तान जाते थे, तजाकिस्तान, चाइना, इन सब देशों में जो छात्र जाते थे वो 5 साल वहाँ पढ़ाई करते थे, इंडिया में आके FMG के एग्ज़ाम पास करते थे, 1 साल की अपनी इंटर्नशिप कर लेते थे। तो मान के चलते हैं 5 साल वहाँ पढ़ाई की, 6 महीने या 1 साल किसी ने 2 अटेम्प्ट में FMG निकाला तो 6 साल, 1 साल की इंटर्नशिप 7 साल होती थी। लेकिन अब वही यदि हम चाइना और कजाकिस्तान की बात करें या रशिया की बात करें या जॉर्जिया की बात करें, तो हर कंट्री का एक अलग अलग नियम है कि वो लाइसेंस किस तरीके से स्टूडेंट को मेडिकल की स्टडीज़ के बाद देंगे। अब जैसे कुछ देश हैं, जैसे कि फिलीपींस है, बांग्लादेश है, नेपाल है, मलेशिया है, इजिप्ट है, ये देश विदेशी छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद लाइसेंस देते ही नहीं है। अब वो देश NMC के हिसाब से अपने नियमों में बदलाव करेंगे, नहीं करेंगे, ये आज की तारीख में तो हम नहीं कह सकते हैं। और जो देश लाइसेंस देते हैं उनमें कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जैसे कि बेलारूस है। बेलारूस में आपको पहले 6 साल की MD की पढ़ाई करनी है, फिर 3 से लेकर 5 साल तक की क्लिनिकल रेजिडेंसी करनी पड़ती है आपको। जैसा कि हमारे को RTI में मई के मंथ में मिन्स्क में जो भारतीय दूतावास है उससे हमें जानकारी प्राप्त हुई थी लिखित में। तो उसके अनुसार यदि आपको 9 साल पढ़ना है, फिर आपको इंडिया आने के बाद नेक्स्ट 1 देना है, फिर आपको 1 साल इंटर्नशिप करनी है, उसके बाद नेक्स्ट 2 आपको फिर से देना है। पहले जो विदेश से पढ़ के आते थे सिर्फ उनको FMG का एग्ज़ाम देना पड़ता था, लेकिन विदेश वाले इंडियन मेडिकल स्टूडेंट को सबको नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उनके लिए भी ड्यूरेशन बढ़ेगी, इनके लिए भी ड्यूरेशन बढ़ेगी। हालांकि अब अच्छा ये हो जाएगा कि पहले विदेशी छात्र हमेशा ऐसा महसूस करते थे और कहीं ना कहीं हम भी महसूस करते थे कि उनके साथ कभी कभी कुछ भेदभाव होता था और एग्ज़ाम का कुछ पैटर्न तय नहीं था। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जो FMG का एग्ज़ाम लेती थी, ये कभी भी आपको आंसर की या क्वेश्चंस या उससे रिलेटेड कभी कोई भी पारदर्शिता नहीं बरती गई। अब इन स्टूडेंट्स को, जैसे मान लीजिए हम रशिया के किसी स्टूडेंट को मानते हैं, तो वहाँ यदि कोई 6 साल पढ़ता है या 7 साल पढ़ के आता है तो नेक्स्ट पास करने में यदि उसको 1 साल लगती है तो 8 साल लग जाएंगी।
1 साल उसको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, 9 साल लग जाएंगे, फिर उसको नेक्स्ट 2 पास करना पड़ेगा। तो आप कुल मिला के हम ऐसा कह सकते हैं कि विदेश से पढ़ें या इंडिया से पढ़ें, सबसे पहले तो आपको कम से कम न्यूनतम 1 साल का फ़र्क आएगा विदेश में और हिंदुस्तान में। इसके अलावा यदि आप नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 टाइम पे पास नहीं कर पाते हैं तो हो सकता है आपकी कोर्स की अवधि 7 साल से 8 साल 10 साल तक जा सकती है। जी, तो जैसा कि पढ़ाई का बात कर रहे थे, तो टाइम पीरियड क्या है? कुछ घटाए गए हैं, बढ़ाए गए ये हैं? बढ़ गया है। जैसे पहले 4.5 साल का कोर्स इंडिया में था, इंडिया में 1 साल की इंटर्न है, 5.5 साल का, लेकिन विदेश में भी हर छात्र को हर देश से 1 साल की इंटर्नशिप करके आनी पड़ेगी। तो जो स्टूडेंट पहले चाइना जाता था वो 5 साल पढ़ता था, इंडिया में आके इंटर्नशिप कर लेता था, या चाइना की इंटर्नशिप मान्य थी, नेपाल की इंटर्नशिप मान्य थी, बांग्लादेश की इंटर्नशिप मान्य थी, फिलीपींस की इंटर्नशिप मान्य थी। तो कोई छात्र यदि वहाँ से पढ़ के आता था तो उनकी ड्यूरेशन 5.5 से 6 साल ही लगती थी, और एफएमजी का जो टाइम लगता था वो अलग होता था। लेकिन अब किसी भी देश में आप जाएंगे तो आपको इंटर्नशिप करनी है, तो कम से कम आपकी 1 साल की अवधि वो बढ़ गई। और कुछ देश ऐसे हैं, जैसे कि मैंने आपको बेलारूस का उदाहरण दिया, कि वहाँ जब तक आप पीजी डिप्लोमा नहीं करते हैं, आपको परमिशन नहीं दी जाती है प्रैक्टिस करने की, तो ऐसे देशों में कोर्स की अवधि 9 से 10 साल हो जाती है। जी, तो अंत में एक सवाल मेरे मन में था कि विश्व में सैकड़ों ऐसे इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस हैं, ट्रस्टेड कॉलेज कौन सा है, किस कंसल्टेंट से संपर्क किया जाए, कैसे हो पाता है, पेरेंट्स कैसे ढूंढ पाएंगे वो सब? देखिए, सबसे पहले कॉलेज ढूंढने से पहले हमें एक कंसल्टेंट सही ढूंढना है, जो शिक्षण सलाहकार है वो सही ढूंढना है। अब आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाएंगे तो वो नहीं बोलेगा कि मैं कुछ गलत करता हूँ। हर आदमी बोलेगा कि मैं दूध का धुला हुआ हूँ और मैं जो करता हूँ साफ बोलता हूँ, करता हूँ। हर आदमी आपको ये वादे करेगा। सबसे पहले आपको हर कंसल्टेंट से ये पूछना है कि जी आपने कितने साल से काम कर रहे हैं, कितने बच्चे आपने विदेश भेज दिए। कोई आपको 5 साल बताएगा, कोई आपको 10 साल बताएगा, कोई शायद 20 साल भी बता सकता है। और जब आप छात्रों की संख्या पूछेंगे तो हज़ारों में या 10,000 भेज दिए, 5,000 भेज दिए, आपका ऐसा बोलेंगे। आपको सबसे पहले उन कंसल्टेंट से ये बोलना है, सर आप हमें कम से कम 100 छात्रों का नंबर दे दीजिए जो या तो विदेश से पढ़ के आ चुके हैं या विदेश में पढ़ रहे हैं। क्योंकि यदि आप 5 या 10 नंबर मांगेंगे तो आजकल सबके पास डबल सिम वाला मोबाइल है। हो सकता है 5 मोबाइल लिए हम अपने स्टाफ को दिए और वो कोई भी फ़ोन उठा के महिमा मंडन कोई भी कर सकता है। तो आपको सबसे पहले लेने हैं उन छात्रों के नंबर, फिर आपको रैंडमली उनमें से किसी को 5-10 को कॉल करना है। कोशिश करनी कि 1 या 2 से आप मिल सके तो मिल लीजिए और उनसे फीडबैक लीजिए कि ये कंसल्टेंट कैसे हैं, आपको कैसी यूनिवर्सिटी बताई। क्योंकि यदि आपका कंसल्टेंट सही होगा तो आपको देश भी सही बताएगा, शिक्षण संस्थान भी सही बताएगा। क्योंकि इस इंडस्ट्री में यूजुअली होता है कि जिस कंसल्टेंट को जहाँ से ज़्यादा कमीशन मिलता है, जहाँ ज़्यादा फ़ायदा होता है, वो आपके ऊपर वो कंट्री थोपने की कोशिश करता है। यदि मान लीजिए कोई कंसल्टेंट कजाकिस्तान को प्रमोट कर रहा है और आपने चाइना में एडमिशन लिया, तो आपको ये बोलेगा आप तो कहीं फंस गए, आपको कजाकिस्तान में एडमिशन लेना चाहिए था। लेकिन यदि कोई कजाकिस्तान एडमिशन लेता है तो आपको रशिया वाला फ़ोन करके बोलेगा कजाकिस्तान की तो डिग्री ऐसा है वैसा है, आपको रशिया एडमिशन लेना था। और यदि आप कहते हैं कि मैंने रशिया में ही एडमिशन लिया, रशिया का ही कंसल्टेंट आपको कॉल कर रहा है, तो वो अब आपकी यूनिवर्सिटी में कभी बताने की कोशिश करेगा, क्योंकि देश तो वो भी वही प्रमोट कर रहा है। तो कोई भी कंट्री या कोई भी यूनिवर्सिटी परफेक्ट नहीं है। आप यदि विदेश जा रहे हैं तो तय करके जाइए कि आपको थोड़ा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। और कोई भी कंट्री बेकार नहीं है, कोई भी यूनिवर्सिटी बेकार नहीं है। हर कंट्री में जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं जो वो अपने छात्रों को दे सकते हैं। तो आप कंसल्टेंट यदि सही चूज़ करेंगे तो आपको कंट्री भी सही बताएगा, यूनिवर्सिटी भी सही बताएगा और खर्चे भी सही बताएगा। अधिकांश तौर पे क्या होता है कि आप एक ही यूनिवर्सिटी की फ़ीस 5 कंसल्टेंट से पूछेंगे तो आपको पाँचों की फ़ीस में फ़र्क आएगा। कोई उसमें खर्चे छुपा लेता है ताकि आपको खर्चा कम दिखे और विदेश जाके आपको जाने पे पता लगता है कि ये तो दिक्कत हो गई, हमें और खर्चा लेना पड़ेगा। और कुछ कंसल्टेंट क्या करते हैं, अपनी पॉकेट भरने के लिए कॉलेज की फ़ीस में कुछ हिडन खर्चे जोड़ देते हैं, जिनको वन टाइम पेमेंट के नाम से या एडमिशन चार्जेस या डेवलपमेंट फ़ीस अलग अलग नाम से वो पैसा आपसे लेने की कोशिश करते हैं। तो यदि आपका शिक्षण सलाहकार या आपका कंसल्टेंट सही है तो आप मान के चलिए आप सेफ़ हैं। और इसके अलावा यदि आपको जैसे कुछ रहता है कि किनको हमें फॉलो करना है तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे कंसल्टेंट हैं, उनके डेटा देख सकते हैं। बिल्कुल। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली है। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो आप इनके यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, इनके फ़ोन पे संपर्क कर सकते हैं। ऐसी और भी बेहतरीन वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में राय जरूर लिखें। ऐसी और भी वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। HL71 न्यूज़ के लिए जयपुर से सरनजीत सिंह। धन्यवाद।